हेलो बच्चों, आप सबका साइंस ज्ञान यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन कार्बन का प्रतीक होता है सी होता है। इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। द्रव्यमान 12, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4, संयोजकता +4 होती है। कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक आबंध होते हैं जो कार्बन कार्बन परमाणुओं से सहयोग कर कार्बन की लंबी श्रृंखलाओं का निर्माण करते हैं, जिसके कारण प्रकृति में कार्बन सर्वाधिक मात्रा में यौगिकों का निर्माण करता है। प्रकृति में केवल 0.05% ही कार्बन उपस्थित होता है और वायु इसमें से वायुमंडल में लगभग 0.03% उपस्थित है। उसके बावजूद भी परमाणु सर्वाधिक यौगिक बनाने में सक्षम होता है। यदि हम देखें कार्बन की, तो कार्बन क्या होता है, सबसे ज्यादा यौगिक बनाने में सक्षम है क्योंकि में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। पहला है कार्बन की सर्वोत्तमों की प्रकृति, श्रृंखलन गुण। कार्बन यौगिक कार्बन के ही अन्य यौगिक परमाणुओं से संयोग कर या आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़ी मात्रा में कार्बन यौगिक बनते हैं। इस गुण को श्रृंखलन गुण कहते हैं। कार्बन यौगिक लंबी श्रृंखला, शाखा युक्त श्रृंखला और वलयुक्त श्रृंखलाओं का निर्माण करते हैं। कार्बन कार्बन और कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हम बाद में सीखेंगे। इसका नाम हो जाए 3 कार्बन है तो ये प्रोपेन है। इसी प्रकार से शाखा युक्त की बात करें, ये लो आइसोब्यूटेन है। यहाँ कार्बन अन्य 4 परमाणुओं से संयोग कर रहा है, हाइड्रोजन के परमाणुओं से। वलयुक्त शाखा युक्त बेंजीन की संरचना देख लेते हैं। आइसो ब्यूटेन, पेंटेन है क्या, पेंटेन, आइसोपेंटेन। इसी प्रकार से वलयुक्त श्रृंखलाएं से 6 कार्बन परमाणु युक्त है तो ये बेंजीन है। इस प्रकार से कार्बन लंबी श्रृंखलाओं युक्त, और यदि कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध है तो ऐसे कार्बनिक यौगिक संतृप्त कार्बन यौगिक कहलाएंगे, और यदि कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध है तो असंतृप्त कार्बन यौगिक कहलाएंगे। जैसे यदि मान लो कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध है तो संतृप्त हो जाएगा, और यदि कार्बन कार्बन के मध्य डबल बंध या ट्रिपल बंध है, 3 बंध है, तो ये असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं हो जाएगी। असंतृप्त और संतृप्त, संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं जंतु वसा होती है उनमें पाई जाती है, असंतृप्त होती है वो वनस्पति तेलों में होती है। दूसरा बिंदु आता है कार्बन की संयोजकता का 4 होना। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, अतः इसमें कार्बन के अन्य 4 परमाणु संयोजित तत्वों के साथ परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की क्षमता होती है। जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, क्लोरीन है। ऐसे अनेक कार्बन यौगिक बनते हैं और कार्बन द्वारा बनने वाले आबंध अत्यंत प्रबल और स्थायी होते हैं। यानी 2 महत्वपूर्ण पॉइंट हो गए। एक हो गया कार्बन की संयोजकता का 4 होना, कार्बन की संयोजकता, और दूसरा बिंदु हमने ऊपर पढ़ा था श्रृंखलन का गुण। यानी कार्बन कार्बन यौगिक अद्वितीय रूप से एक दूसरे से मजबूत बंध बनाते हैं, जिसके कारण से लंबी श्रृंखलाओं का निर्माण होता है। नोट्सों के कुछ बिंदु थे कि ये सहसंयोजी आबंध कार्बन कार्बन परमाणु है उनके बीच में सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं, 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के एक युग्म की साझेदारी द्वारा बनने वाले बंध सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। इस प्रकार के बंधों के भीतर बल तो प्रबल होता है, लेकिन इनका अंतर आयनिक आकर्षण बल दुर्बल प्रकृति का होता है। परिणाम स्वरूप की गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते। चलिए विलियन कार्बन के अपर रूप की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। बीच में कुछ बिंदु थे उनको छोड़ना नहीं रहेगा।
कार्बन का एक शुद्ध रूप, यह लगभग शुद्ध रूप होता है कार्बन का ही। यह कार्बन के अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से आबंधित होता है, जिसके कारण से मजबूत त्रिआयामी संरचना बनती है। कौन सी संरचना होती है? यह त्रिआयामी संरचना से बंधा होता है। कब व्यू मिलता है वो अपने को पंचकोणीय मिलता है, पंचकोणीय व्यू मिलता है। इस प्रकार से यह विद्युत का कुचालक होता है, कुचालक होता है। दूसरा आता है ग्रेफाइट, ये सुचालक होता है। षटकोणीय आबंध संरचना होती है, ये व्यू मिलता है। सुचालक क्यों होता है? कई बार पूछा जाता है कि ग्रेफाइट है वो विद्युत का अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है। क्यों? क्योंकि इसके पास एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ये एक दूसरे पर व्यवस्थित संरचनाओं को निर्माण करते हैं, जिसके कारण से वो फिसलते हैं। अतः इसका उपयोग है पेंसिल में भी करते हैं। आपकी जो कच्ची पेंसिल होती है वो ग्रेफाइट से बनी होती है। तो ये कुछ एक अपरूप पता है फुलरीन खोज है वो, ये गेंदनुमा संरचना होती है, इसकी खोज है वो बकमिस्टर फुलरीन ने की थी, इसी के नाम पर फुलरीन ने की, इसी के नाम पर इसका नाम फुलरीन रख दिया गया। अतः कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप हैं वो हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन, 3 ही होते हैं। आगे चलते हैं। बीच में एक बिंदु संरचना छूट गई थी, इसका अध्ययन कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है वो किस प्रकार से बनती है वो देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचनाएं देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हाइड्रोजन की। H2 आणविक रूप में होता है। इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखिए तो 2 हाइड्रोजन अपने परमाणुओं से आपस में संयोग करके एक संरचना का निर्माण करता है, जिसमें दोनों की ही साझेदारी के द्वारा, दोनों की साझेदारी के द्वारा ये आपस में स्थायित्व को प्रदान, अपने आप को स्थायित्व प्रदान करते हैं। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में 2 आबंधों का, 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। इसी प्रकार से यदि हम ऑक्सीजन की देखें तो यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बंध होते हैं, डबल बंध होते हैं। जैसे ऑक्सीजन देखो, इनका सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप जब अभी के समीकरण बनाना सीखोगे तो उसमें साफ साफ दिया होता है उनकी संयोजकता, संयोजकता। यदि आपको संयोजकता का पता है तो आप आसानी से इनको, इसकी संयोजकता होती है वो प्लस माइनस माइनस 2 होती है, तो इनके बीच में डबल बंध होते हैं और ये 4 परमाणु आपस में संयोग करेंगे। इस प्रकार से देखना एक बार, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 4 इलेक्ट्रॉन। ये इनकी साझेदारी के द्वारा स्थायित्व को प्राप्त होते हैं और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन इनकी स्थायित्व प्राप्त होते हैं। क्योंकि कि बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ देखिए, हमने जब स्थायित्व की बात करते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। तो यहाँ देखो, खुद के पास 6 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कोश में, इसका इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें 2 और 6 होता है। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी? 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन अन्य ऑक्सीजन परमाणु से ले लिए जाएंगे, तो ये दे देगा, तो इसको कितने हो जाएंगे? 2 देने पर बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉनों से। इसी प्रकार से ये उसको दे देगा, तो इनके बीच एक मजबूत बंध बनता है और साथ में इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के कारण स्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार से आप नाइट्रोजन की देख सकते हो। नाइट्रोजन N और N के बीच में कितने बंध होते हैं? 3 बंध होते हैं। इनकी संयोजकता भी कितनी होती है? 3 ही होती है।
-3 इसकी संयोजकता होती है, से नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, यहाँ 3। बस बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 होते हैं। तो 5 3 कितने हो गए? 8। ये लो, स्थायित्व प्राप्त कर लिया। ये भी इसी प्रकार से स्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं। ये सब इलेक्ट्रॉनों का आदान-प्रदान है, वो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए करते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन की युग्म की जो साझेदारी होती है, उसको से बनने वाले यौगिक होते हैं। हमने उसको नाम दिया था सहसंयोजी बंध बनने वाले यौगिक। थोड़ी सी विस्तृत चर्चा करते हैं रिलेशन की। कार्बन यौगिकों को सबसे पहले यह माना जाता था कि कार्बन यौगिक सजीवों से निर्मित हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान समय में ऐसा नहीं है। इसके संश्लेषण के लिए जीवन की आवश्यकता होती थी, लेकिन 1828 में फ्रेडरिक वोलर ने अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाकर इसे असत्य प्रमाणित कर दिया। अब हम कार्बन परमाणु की श्रृंखला, शाखा और वलयों के बारे में देख लेते हैं। बात करते हैं इनकी संरचनाओं की। कार्बन के जो यौगिक हैं, इनकी संरचना की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इन चीज़ों को ज्ञात करने से पहले हमें कुछ चीज़ें पता होना बेहद ज़रूरी है। उनमें से महत्वपूर्ण है उनके नाम के, कितने कार्बन हैं, उनका नाम किस प्रकार से लिखा जाता है। जैसे हम पहले की बात करें, यदि कार्बन 1 है, कार्बन की संख्या 1 है, तो उसका नाम होगा मैथ। अगर कार्बन 2 है, तो इसका नाम होगा एथ। 3 वाला प्रोप, 4 वाला ब्यूट, 5 वाला पेंट, 6 वाला हेक्स, 7 वाला हेप्ट, 8 वाला ऑक्ट और 9 वाला नॉन या नैन भी बोल सकते हैं उसको, 10 वाला एक। तो इस प्रकार से यदि किसी कार्बन में एक कार्बन है तो मेथ होगा, 2 कार्बन है तो एथ, 3 वाला प्रोप, 4 वाला ब्यूट और 5 वाला पेंट, 6 वाला हेक्स, 7 वाला हेप्ट, 8 वाला ऑक्ट, 9 वाला नैन और डेक। इस प्रकार से हम देखते हैं। और देख लो, यहाँ ये एल्केन समूह होते हैं, यानी यदि कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध है, कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध है, तो इनका नाम हो गया एल्केन। एन लग जाएगा अनुलग्न के रूप में एन। यदि कार्बन कार्बन के मध्य डबल बंध है तो एल्कीन बोल देंगे, यानी अनुलग्न, इसका एन और इसका ईन। यदि कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बंध है तो एल्काइन, एल्काइन है वो लगा देंगे आइन। ये भी आपको पता होना बेहद जरूरी है। और देख लेते हैं, एल्केन एल्काइन के बारे में हमने देख लिया, एकल बंध, डबल बंध और ट्रिपल बंध। अब इनको एक सूत्र के द्वारा, इनमें कार्बन परमाणु है वो जितने हाइड्रोजन जुड़ने वाले हैं उनके साथ एक सूत्र स्थापित होते हैं। जैसे एल्केन के लिए वो सूत्र हो जाएगा CnH2n+2, यानी यहाँ n है वो संख्या है, हाइड्रोजन n जुड़ा हुआ है तो हाइड्रोजन की संख्या हो जाएगी, और कार्बन के n जुड़ा हुआ है तो कार्बन की संख्या हो जाएगी। एल्किन के लिए यही सूत्र CnH2n हो जाएगा, और यही एल्काइन के लिए CnH2n-2 हो जाएगा। देख लेते हैं, जैसे मान लो कोई 3 कार्बन युक्त श्रृंखला है, C बराबर कितने हैं? 3 है, तो सूत्र क्या बन जाएगा? C3H2, 3 से गुणा करेंगे प्लस 2 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? C3H, 3 दूनी 6 और 2 8, H8। अब देखते हैं संरचना सूत्र देखना जरा इसका। कार्बन कार्बन और कार्बन एकल बंध के द्वारा बने हुए हैं। पहला सूत्र लगाया था अपन ने, एकल बंध है
तो एकल बंध है तो उसमें कितने हाइड्रोजन, संयोजकता पूरी करनी है। कार्बन की संयोजकता होती है 4, तो इसकी 4 संयोजकता पूर्ण हो चुकी है। इसी प्रकार से इसकी 2 पहले से ही कार्बन जुड़े हुए हैं, 2 हाइड्रोजन और जोड़ देते हैं, 4 हो गई, इसकी भी 4 हो गई है। तो यहाँ कार्बन कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब देखो उस सूत्र के हिसाब से देखो, यहाँ कितने हाइड्रोजन होने चाहिए थे, 8 होने चाहिए थे। क्या वास्तव में 8 है? 3 2 8, ये 8 है। इसको हम क्या नाम देंगे? 3 वाले को हमने क्या नाम दिया था, ध्यान से देखना। 3 वाले को हमने नाम दिया था प्रोप। क्या नाम दिया था? प्रोप नाम दिया था। और यहाँ एल्केन है ये, यानी कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध है, और प्रोप है तो क्या लग जाएगा अनुलग्न? एन लग जाएगा। क्या लग जाएगा? यहाँ 3 कार्बन है तो प्रोप, 3 कार्बन है तो प्रोप, और अनुलग्न हो गया एन, क्या हो जाएगा? प्रोपेन। क्या हो जाएगा? प्रोपेन। और देख लेते हैं इसी प्रकार से। मान लो कार्बन कार्बन के मध्य कहीं डबल बंध है, और कितने कार्बन है? 4 है। तो यहाँ अगर इसमें सूत्र लगाएंगे तो इसका सूत्र बन जाएगा CnH2n, यानी ये क्या है? एल्कीन है। एल्कीन का सूत्र है तो अनुलग्न क्या हो जाएगा? अनुलग्न हो जाएगा ईन। तो यहाँ देखिए कार्बन कार्बन, यहाँ C बराबर कितने हैं? 4 हैं, तो H कितने लग जाएंगे? 4 दूनी 8, कितने लग जाएंगे? 8। क्या वास्तव में ऐसा होता है? देख लेते हैं। कार्बन 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 और कार्बन, एक के बीच में डबल बंध था, तो इनकी संयोजकताएं पूरी कीजिए हाइड्रोजन जोड़कर। ये भी संयोजकता पूरी कर रहे हैं, ये लो इसकी भी संयोजकता पूरी हो रही है। अब यहाँ देखिए कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, सारे के सारे 8। यहीं का यही सूत्र अपने को प्राप्त है। इसका नाम क्या हो जाएगा? कितने कार्बन है? 4। 4 वाले को क्या नाम दिया था? ब्यूट। और अनुलग्न क्या था? ईन। क्या हो जाएगा? ब्यूटीन। इसी प्रकार से आप सारे के सारे सूत्र हैं वो हल कर सकते हो और उनका निर्माण कर सकते हो। आगे देख लेते हैं, कुछ प्रकार्यात्मक समूह है उनकी चर्चा कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए कुछ प्रकार्यात्मक समूह है जिसमें विषम परमाणु समूह है क्लोरीन और ब्रोमीन। इसके नाम इस प्रकार से जाएंगे, क्लोरो और ब्रोमो। ये पूर्व लगन है, इनको हम बोलेंगे पूर्व लगन। पूर्व लगन है, ये किसी भी विक्रिया के नामकरण से पहले लगते हैं। और ये हैं अनुलगन, ऑक्सीजन परमाणु से बनने वाले जो यौगिक विषम परमाणु यौगिक हैं, ये अनुलगन के रूप में काम आएंगे। और इनको लास्ट में बोलेंगे, जो भी समूह है उसमें उसका अनुलगन जोड़ देंगे और उसका नामकरण कर देंगे। जैसे एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में जो लास्ट में समूह आता है वो CHO समूह होता है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बन हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। एल्कोहल है में OH समूह हो जाएगा, कीटोन में यहाँ कार्बन, दोनों और एल्किल समूह आएंगे, कार्बन कार्बन, और यहाँ डबल बॉन्ड O के साथ ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड O और OH। इस प्रकार से आपको इनको थोड़ा देखना पड़ेगा कि कौन कौन से एल्डिहाइड समूह में ध्यान रखने योग्य बात है, COH समूह होता है अंत में, एल्कोहल में OH समूह होता है, और कीटोन में किसी भी संरचना में दोनों और कार्बन परमाणु होंगे और बीच में कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा होगा, यानी CO समूह हो जाएगा। कार्बोक्सिली में COOH समूह हो जाएगा। इस प्रकार से जुड़े होते हैं। अब इनका नामकरण कैसे करेंगे, उससे पहले हमने पढ़ा था एल्केन, एल्किन और एल्काइन। इसमें हम बोलेंगे जैसे 4 कार्बन है, 4 कार्बन युक्त समूह है, इसको हमने क्या नाम दिया? 4 वाला ब्यूट हो जाएगा, डबल बंद है नहीं, तो सिंगल बंद वाले को हमने क्या नाम दे दिया? ब्यूटेन।
क्या नाम दे दिया? ब्यूटेन नाम दे दिया। अब ब्यूटेन के साथ कौन सी श्रृंखला जुड़ी हुई है उसका उसके अकॉर्डिंग नाम हो जाएगा। जैसे मान लो ब्यूटेन के साथ कोई एल्डिहाइड समूह जुड़ा हुआ है, तो कार्बन 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 के साथ CHO समूह है, हमने जोड़ दिया। यहां मैं बार बार हाइड्रोजन नहीं लिखूंगा, एक बार आपको लिख देता हूं। ये जितने भी समूह होते हैं वहां हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं। ये स्विच इसको पहचान करनी है, इसका नाम क्या है एक्चुअल में? ब्यूटेन। अनुलग्न क्या हो जाएगा एल्डिहाइड का? एल। क्या हो जाएगा? एल। तो परिणाम स्वरूप क्या निकल के आता है? संधि कर दो इसकी, ब्यूटेनेल। क्या हो जाएगा? ब्यूटेनेल, क्योंकि इसमें एल समूह जुड़ा हुआ है और ब्यूटेन है। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन है, 4 वाले को हमने ब्यूटेन नाम दे दिया, तो ब्यूटेनेल। और देख लो, जैसे 3 कार्बन युक्त श्रृंखला है कोई और उसके बीच में डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा समूह है? खुद देख के पता करना पड़ेगा इसको। तो यहां देखिए है क्या, ये प्रोपेन है। CO समूह है, कौन सा है? कीटोन है, तो इसका जो पूर्व लगन था, सॉरी अनुलग्न था, वो ओन था, ऑन। तो प्रोपेन ओन लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा? ओन लगाते ही ऑन नॉन, प्रोपेनॉन। इसी प्रकार से और समूह देख लो, जैसे कार्बन कार्बन की 5 श्रृंखला युक्त कार्बन श्रृंखला है, इसके अंत में COH समूह जुड़ा हुआ है, तो यहां इनकी संयोजकताएं पूरी करनी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ COOH यानी कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा हुआ है, तो यहाँ इसका अनुलग्न है वो ओइक है। क्या है? ओइक। तो यहाँ कितने कार्बन है? 5 कार्बन है, तो 5 वाले को हमने नाम दिया था पेंटेन, प्लस समूह का नाम हो जाएगा ओइक। क्या हो जाएगा? पेंटेनोइक। पेंटेनोइक। यदि मान लो कार्बन कार्बन श्रृंखलाएं 4 कार्बन युक्त श्रृंखलाएं हैं और उसमें OH समूह जुड़ा हुआ है, OH समूह जुड़ा हुआ है, तो 4 कार्बन युक्त श्रृंखलाओं को हमने नाम दिया ब्यूटेन, ब्यूटेन नाम दिया, और OH समूह है उसको हमने क्या नाम दिया? ओल, ओल। तो ओल जुड़ जाएगा तो क्या जाएगा? ब्यूटेनॉल। इस प्रकार से हम प्रत्येक का, अगर मान लो पूर्व लगन की बात आती है, जैसे क्लोरो और ब्रोमो की है, कार्बन कार्बन के बीच मान लो पहले से ही क्लोरीन समूह जुड़ा हुआ है, तो क्लोरीन समूह जहां जुड़ा होगा उससे अनुलग्न के रूप पूर्व लगन के रूप में काम मिलेंगे। कितनी कार्बन युक्त श्रृंखला है? 3 है, तो प्रोपेन है, और जुड़ा हुआ क्या है? क्लोरो है। तो नाम इसमें हम अंत में जोड़ रहे थे, अनुलग्नों को हमने अंत में जोड़ रहे थे, संधि में देखिए यहां क्या हो जाएगा? प्लस ये पहले जुड़ जाएगा, नाम क्या है? क्लोरो। तो कुल क्या हो जाएगा? क्लोरो प्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सारे के सारे, बस आपको याद क्या करना है? आपको समूह याद करने हैं। एक वाला ए मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक नॉन डेक, ये सब याद करने पड़ेंगे। इसके अलावा आपको एल्केन समूह है और उनके सूत्र ज्ञात करने पड़ेंगे, ताकि कौन कितने कितने हाइड्रोजन हैं वो परमाणु इसके साथ कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं, इसके लिए फिर आपको ज्ञात करनी पड़ेगी। प्रकार्यात्मक समूह आपको ध्यान में होने चाहिए इनके। यहां जैसे एल्डिहाइड है उसका एल था अनुलग्न, क्या था? एल था। एल्कोहल का ओल था, कीटोन का
ऑन कार्बोक्सिलिक अम्ल का ओइक। ये सारे के सारे चारों जो आपको दिख रहे हैं, ये चारों के चारों किसी भी श्रृंखला में अंत में जुड़ते हैं और उसका नामकरण बदल देते हैं। जैसे यहां देखिए, वापस देख लो, ब्यूटेन, ब्यूटेन के साथ कितने कार्बन है, 1 2 3 4, इसका नाम ब्यूटेन रख दिया अपन ने। अब ब्यूट नहीं रखेंगे, ब्यूटेन बोलेंगे, ये ब्यूटेन श्रृंखला है। इस अंत में CHO समूह जुड़ा हुआ है। याद रखिए कुछ अंतर होता है इनमें। CHO समूह है सदैव अंत में किसी भी कार्बन श्रृंखला के अंत में ही जुड़ेगा। और प्रोपेन, ये जो ऑन है कीटोन समूह है, कीटोन समूह है वो श्रृंखला के बीच में जुड़ता है, यानी इसके बाद में अगल और बगल दोनों दिशाओं में इसके कार्बन ही जुड़ेंगे। यहां आप इस प्रकार से इसको नहीं लिख सकते, ये नहीं जोड़ोगे, ये जोड़ दोगे तो ये अभिक्रिया आपकी ये जो समीकरण है, संरचना है, वो नहीं बनेगी। ओई कमल है उसको वो भी अंत में जुड़ता है, याद रखिए। और OH भी आप कहीं भी जोड़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो प्रकार्यात्मक समूह है वो श्रृंखलाओं में जुड़कर उनका नामकरण नाम बदल देते हैं। अब कुछ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन होते क्या है, जब कार्बन और हाइड्रोजन मिलते हैं। अब तक जो श्रृंखलाएं पढ़ रहे थे वो हम हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं ही पढ़ रहे थे। तो हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाओं का निर्माण होता है, जैसे कार्बन हेलोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन सल्फाइड के साथ जो भी आबंध बनाता है उसमें इसके कारण हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर ये समूह आ जाते हैं। ऐसे यौगिक में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। यह विषम परमाणु और प्रकार्यात्मक समूह जिसमें यह उपस्थित होता है यौगिक को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं, अतः इन प्रकार्यात्मक समूह कहते हैं। प्रकार्यात्मक समूह के बारे में हमने पढ़ लिया था, दो चार अगर फिर पढ़ लेते हैं। पहला क्या था, कोई बता सकता है? OH समूह था, इसका नाम हमने रखा था एल्कोहल, एल्कोहल रखा था। और इसका अनुलग्न, अनुलग्न है वो ओल था। दूसरा था वो समूह था CHO समूह था, इसको एल्डिहाइड नाम दिया था, एल्डिहाइड समूह है। इसका अनुलग्न हो जाएगा एल हो गया था, AL, इंग्लिश का AL। तीसरा समूह है वो डबल बॉन्ड O, कार्बन के साथ इधर भी एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, इधर भी एल्किल समूह जुड़ा होता है, यानी कार्बन कार्बन दोनों जुड़े होते हैं। इसका नाम था कीटोन, क्या नाम दे दिया, कीटोन था। और इसका समूह अनुलग्न है वो ऑन है, ONE, ऑन। इसी प्रकार से चार वाला है वो COOH समूह हो जाएगा, जिसके अंत में अनुलग्न हो जाएगा ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, अम्ल। और इसका अनुलग्न हो जाएगा ओइक, लग्न हो जाएगा ओइक, OIC एसिड, ओइक एसिड हो जाएगा। और भी हैं, जैसे 5 में पढ़ते हैं हम एल्किन, एल्किन, एल्किन समूह कौन सा था, यदि कार्बन कार्बन के मध्य डबल बंध है तो ये एल्किन समूह जाएगा। इसका हो जाएगा ईन, जाएगा ईन, ENE, ईन हो जाएगा। और छठवा पढ़ लेते हैं, कार्बन कार्बन के मध्य यदि ट्रिपल बंध है, ट्रिपल बंध है तो ये हो जाएगा एल्काइन, एल्काइन हो जाएगा। इसका हो जाएगा आइन, यानी YNE। इस प्रकार से ये सारणी दोबारा बन जाती है। इसके अलावा क्लोरो और ब्रोमो पूर्व लगन थे, वो किसी श्रृंखला के पूर्व में नामकरण में काम आते हैं। एल्केन समूह है, उसके एन लगा हुआ है, सबके एन ही लगेगा। कार्बन कार्बन श्रृंखलाओं का यदि सिंगल बंध है तो एन ही लगा दोगे।
तो ये इनकी नामकरण पद्धति है। प्रकार्यात्मक समूह है, उनको नामकरण करने के लिए उनके जो हिंदी में देखो तो डायरेक्टली आप ऐसे लगा देना जैसे ऑल है, एल है, ऑन है, लेकिन इंग्लिश में लिखते हो तो थोड़ी समस्या आती है। अंत में जो आपके जो वोवल्स है, ए, ई, आई, ओ, यू आदि जो हैं, इनसे प्रारंभ होता है। इनको संशोधित करके हम क्या लगाते हैं, अंत में उसके ये अनुलग्न इंग्लिश वाले जोड़ देते हैं, उनका नामकरण उस हिसाब से हो जाता है। एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिल, हेलो एल्केन, एल्केन, एल्किल, ये सारे अपने एल्काइन, ये सारे पढ़ लिए हैं अपन ने। अब हम पढ़ेंगे समजातीय श्रेणी क्या है। श्रृंखला यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे CH2, CH3OH, C2H5OH, C3H7OH। देखिए यहाँ जो अंतर आएगा, यहाँ C कार्बन यहाँ के साथ कितने, तो 3 जुड़े हुए हैं, यहाँ 2 कार्बन है और 5 जुड़े हुए हैं, यहाँ प्रत्येक में अंतर है, अंतर है तो कितना हो जाएगा, CH2 इकाई का अंतर आ रहा है ना अंतर। जैसे आपने कहा CH4 और C2H5 या H6 बोल देते हैं आपकी बार, इसमें कितने का अंतर है, CH2 का अंतर है। जहां यहाँ C2H6 है और देख लेते हैं C3H8 है, इसमें कितने का अंतर है, CH2, यानी प्रत्येक में जो अंतर आ रहा है वो समान आ रहा है, तो ये समजातीय श्रेणी है, यानी एक ही प्रकार का। यहाँ से जो समूह है अगर इसको प्रतिस्थापित कर देते हैं या इसको मिला देते हैं, यहाँ देखो इसको मिला रहे हैं तो दूसरा कंपाउंड बन रहा है और यहाँ मिला देते हैं दूसरा कंपाउंड बन रहा है, इनका नाम क्या हो जाएगा, ये मेथेन है। देखिए यहाँ कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं और कार्बन के साथ हाइड्रोजन परमाणु जुड़ते हैं तो उनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब यहाँ देखिए मेथेन को देखो ध्यान से, तो CH4 है, यहाँ देखो C2H6 है, कितने कार्बन है, 2 हैं, 2 वालों को हमने क्या नाम दिया, एथ, और एन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, एथेन। ये क्या है, एथेन है, ये भी, ये प्रोपेन। इस प्रकार से इनमें जो अंतर होता है वो CH2 समूह होगा, यानी समान अंतर होता है, समान इकाई का अंतर होता है, तो वो समजातीय श्रेणी कहलाती है। हमने नामकरण देख लिया है कार्बन परमाणुओं के और इन सबके समजातीय श्रेणी देख लिए हैं, आगे क्या होता है देख लेते हैं। विस्तृत रूप से कार्बन परमाणुओं का नामकरण अपन और कर लेते हैं, जिनके कईयों के थोड़ी सी दिक्कत भी हुई थी। जैसे नाम मैं बोलूं, आप जैसे आपने कहा एथेनोइक, महत्वपूर्ण चैप्टर इसी में यही है, इनके नामकरण आपको आना चाहिए। एथेनोइक, इसका सूत्र नोइक, ओइक आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि कौन सा कार्बोक्सिलिक समूह है इसमें, प्रकार्यात्मक समूह इसमें जुड़ा हुआ है, तो कौन सा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल इसमें जुड़ा हुआ है। तो एथेनोइक, एथेन का मतलब है कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, और समूह कौन जुड़ा हुआ है, OH समूह जुड़ा हुआ है। तो यहाँ हो जाएगा CH, कितने हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, 3 जुड़े हुए हैं, तो CH3 COOH। तो क्या हो जाएगा, एथेनोइक एसिड, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ डबल बॉन्ड O और OH। इस प्रकार से भी हम एथेनोइक की संरचना बना सकते हैं। ब्यूटेनॉन है, ब्यूटेनॉन, देखो ओन समूह है, कीटोन समूह आ रहा है, तो यहाँ ब्यूटेनॉन का मतलब भी, ब्यूट का मतलब कितने हो गए, कार्बन 4 हो गए, ये लो 4, चाहे इसके जोड़ दो चाहे इसके जोड़ दो, कितना है, ये आपका ऑक्सीजन समूह है जुड़ गया। यहाँ इसको हाइड्रोजन से इसकी पूर्ति कर दीजिए, ये लीजिए।
याद रखिए कार्बन की संयोजकता 4 होती है, वो पूरी करनी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने एक भी गलती कर दी तो वो आपकी संरचना गलत हो जाएगी। जैसे कार्बन के साथ यहाँ कितने बंध जुड़े हुए हैं? 1, 2, 3, 4, ये डबल बंध नहीं है। 1, 2, 3, 4, 1, 2 और 2 ये रहे, 4 हो गए, ये 4 हो गए। तो ये क्या हो गया? ब्यूटेनॉन की संरचना हो गई। और देख लो, मान लो आपको बनाना है प्रोपेनेल बनाना है। प्रोपेनेल बनाना है तो कितने कार्बन होंगे? 1, 2 और 3 कार्बन। यहाँ डबल बॉन्ड O और H जुड़ा हुआ है और यहाँ कार्बन की संयोजकता पूरी कर दीजिए। ये इसकी किसकी हो गई? ये प्रोपेनेल की संरचना बन चुकी। इस प्रकार से आप सारे की सारी संरचनाएं इनके बना सकते हो। कुछ बंध संरचनाएं भी होती है, वलययुक्त संरचनाएं भी होती है, जैसे बेंजीन। सूत्र हो जाएगा C6H6। यहाँ देखना, कार्बन कार्बन के मध्य संयोजकता आपको पूरी करनी है। ये लो, इस प्रकार जो बंध संरचना है वो इसकी बेंजीन की हो जाएगी। यहाँ प्रत्येक के पास 3 पहले से मौजूद है, तो यहाँ हाइड्रोजन जुड़ने वाले हैं। ये संयोजकताएं पूरी हो चुकी है, तो इसका मतलब ये किसकी संरचना है? ये बेंजीन है। इसको हम इस रूप में भी लिखते हैं केमिस्ट्री में। जब आप अपर क्लासों में जाओगे तब आपको ये पढ़ने को मिलेगी बहुत ज़्यादा, इस प्रकार से। ये भी क्या है? बेंजीन है। इसी तरह पेन, जैसे साइक्लोपेंटेन है, ठीक है, ये इसके साइक्लोहेक्सेन भी बोलेंगे इसको, हेक्सेन संरचना है। तो ये प्रकार के अपन क्या करते हैं, इनकी संरचनाएं इस प्रकार से बना लेते हैं। फिर से हम किताब के चैप्टर में आते हैं और हम पढ़ते हैं कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म है वो बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। संरचनाएं तो आपको समझ में आ गई होगी, आशा करते हैं। दहन, देखो कार्बन है वो अपना मुख्य ईंधन है, तो कार्बन जब भी ऑक्सीजन से दहन करेगा तो ऊष्मा और कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करेगा। जैसे कार्बन की अभिक्रिया आपने ऑक्सीजन से करवाई तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और प्लस ऊष्मा का निर्माण होगा और साथ में प्रकाश का निर्माण भी अपन कह सकते हैं होगा। इसके अतिरिक्त और देख लेते हैं, आपने CH4 की अभिक्रिया करवाई ऑक्सीजन की, जो दहन होगा तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, ये तय सी बात है। और बनने वाला कार्बन डाइऑक्साइड होगा निश्चित रूप से, और ये हाइड्रोकार्बन है तो यहाँ पानी भी बनेगा और ऊष्मा बनेगी ही बनेगी। साथ में ऊष्मा के साथ यहाँ प्रकाश भी निकलेगा। ये लो एल्को ले लो आपका, CH3 CH2 OH, ये अल्कोहल है, शराब भी बोलते हैं, एल्कोहल, ओल लगा हुआ है ना, OH समूह है। यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड निकले बनेगी, H2O पानी बनेगा, भाप के रूप में उड़ जाएगा और यहाँ ऊष्मा और प्रकाश निकलता है। इस प्रकार से जब भी हम देखते हैं कि तो ये जो अभिक्रियाएं हैं कार्बन की, और जब भी ऑक्सीजन की अभिक्रिया होगी तो निश्चित रूप से कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा और साथ में ऊर्जा का भी, ऊष्मा का भी निर्माण होगा। संतुलित कर लीजिए ना विक्रियाओं को, संतुलित आसानी से कर सकते हो। अब कुछ बातें होती है, आपने गैस चूल्हा जरूर देखा है और उसमें देखा है कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो जलने पर स्वच्छ ज्वाला देते हैं, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो जलते हैं तो कैसे, क्या करेंगे? धुआं के साथ जलते हैं। आपने जो आपका गैस देखा है तो वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो क्योंकि वो नीली ज्वाला के साथ जल रहा है तो इसका मतलब है वो संतृप्त है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अगर नीली ज्वाला के साथ नहीं देता है तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा।
हम इनका उपयोग लगभग ईंधन के रूप में करते हैं। यदि ईंधन के रूप में से पेट्रोल है, केरोसिन है, डीजल है, ये सारे के सारे ही हाइड्रोकार्बन ही हैं जो हमारे लगभग दैनिक जीवन में उपयोग आते हैं। फिर आता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण है क्या है? ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का मतलब है जब एल्कोहल की अभिक्रिया ऑक्सीकारक KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट अथवा पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो एथेनोइक अम्ल का निर्माण होता है। जैसे एल्कोहल की अभिक्रिया है, वो करवा रहे हैं अपन क्षारीय KMnO4 या K2Cr2O7 के साथ अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ प्लस ऊष्मा ये, तो यहाँ से क्या बनेगा? एसिटिक एसिड का निर्माण होता है CH3COOH। इसका नाम जरा बता सकता है? 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। तो एथेनोइक अम्ल का निर्माण होता है। इसी प्रकार से ये प्रबल ऑक्सीकारक भी होते हैं। ऑक्सीकारक होते क्या हैं? जो आपके पोटेशियम डाइक्रोमेट है और पोटेशियम परमैंगनेट है, ये ऑक्सीकारक होते हैं। जिन पदार्थों में ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है उन्हें ऑक्सीकारक कहते हैं, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट अथवा पोटेशियम डाइक्रोमेट, अर्थात ये आरंभिक पदार्थ में ऑक्सीजन जोड़ते हैं। अब 2 प्रश्न यहाँ बनते हैं, ये आपके लिए रहेंगे। सबसे पहले आता है जलते हुए पदार्थ ज्वाला क्यों उत्पन्न करते हैं और पेट्रोलियम पेट्रोलियम या कोयले का निर्माण कैसे हुआ? ये आप अच्छे से चैप्टर आपकी किताब में है और आप आसानी से देखो। कोयला और पेट्रोल का निर्माण, थोड़ा सा अंतर समझ लीजिए इन दोनों में। यदि हमने कहा कि लाखों वर्ष पूर्व जब जंगल के जंगल दब गए, जंगल के जंगल दब गए और पृथ्वी के उथल पुथल के कारण कालांतर में उच्च ताप और दाब के कारण वह कोयले में बदल गए, ये तो हो गया कोयले का निर्माण। यही सेम अभिक्रिया है, प्रक्रिया है कि जब समुद्री जीव है समुद्र के तल में जमते गए और उन पर गाद और मिट्टी जमती गई और उसके पृथ्वी के ताप और दाब के कारण कालांतर में वो, यानी यदि जीव दब गए तो पेट्रोल बना, पेट्रोल और पेट्रोलियम, पेट्रोलियम बना। और यदि जंगल दबे यानी पेड़ पौधे दबे तो कोयले का निर्माण हुआ। आप आसानी से इसको लिख सकते हो। फिर आती है संकलन अभिक्रिया। हमने अभिक्रियाओं में पढ़ लिया था थोड़ा सा। संकलन अभिक्रिया क्या होती है? यानी कि संयोजन अभिक्रिया की बात हो रही है। पैलेडियम और निकिल जैसे उत्प्रेरक, पैलेडियम और निकिल जैसे उत्प्रेरक है, उनकी उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं। निकिल उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण करने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया को हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे असंतृप्त है, कार्बन कार्बन की मतलब कितने बंध होने चाहिए? 2 बंध होने चाहिए और यहाँ एल्किल समूह है वो जुड़े हुए हैं। ये लीजिए, ये आपने उत्प्रेरक डाल दिया, उत्प्रेरक है, निकिल डाल देते हैं निकिल की उपस्थिति में। तो यहाँ से जैसे उत्प्रेरक निकिल डालते हैं तो यहाँ से H2 हाइड्रोजन जुड़ जाती है और यहाँ हाइड्रोजन जुड़ने के कारण यहाँ एल्किल समूह है उनके साथ हाइड्रोजन भी जुड़ जाता है। परिणाम स्वरूप संतृप्त वसाओं का निर्माण होता है। इनका उपयोग है वो वनस्पति जो घी है, जैसे आज डालडा नाम से घी आता था, वैसे घी है वो लगभग इन्हीं संकलन अभिक्रियाओं के द्वारा बनाए जाते हैं। उत्प्रेरक क्या होते हैं? वे अभिकारक जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं परंतु स्वयं रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहते हैं, यानी आग में घी डालने का काम करते हैं और स्वयं रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहते हैं, परिवर्तित और भाग नहीं लेते। ये पड़ोसी होते हैं, पड़ोसी आंगली कर जाए और लड़ा जाए, उत्प्रेरक कहलाते हैं। सामान्य जंतु वसा में
संतृप्त वसाम्ल होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं, अतः भोजन पकाने के लिए असंतृप्त वसाम्लों का ही उपयोग करना चाहिए। यानी सामान्यतः अपने को असंतृप्त वसाम्ल होते हैं वो बेहतर होते हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए, अतः इनका उपयोग करना चाहिए। ये अपनी चॉइस है। फिर आती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन देखो विस्थापन अभिक्रिया है उससे संबंधित है ये। संतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यधिक अनअभिक्रियाशील होते हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अति तेज अभिक्रिया में क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन संकलन होता है। क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन के परमाणुओं का प्रतिस्थापन करती है, यह प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ देखिए CH4 है, वो क्लोरीन गैस यहाँ अभिक्रिया होती है, तो यह कब होती है? सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य की उपस्थिति में होगी और यहाँ से बन जाएगा CH3Cl प्लस HCl अम्ल। यानी यहाँ HCl अम्ल का निर्माण होता है, जिसके कारण से आपके जो स्वाद हैं वो भी बदल जाते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल की अभिक्रियाएं। एथेनॉल के गुणधर्म, यह कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है और इसका क्वथनांक बहुत कम होता है। एथेनॉल मतलब दारू की बात कर रहा हूं, शराब, सबने देखी होगी। यह मुख्य रूप से पेय पदार्थ है, यानी पीने के काम आता है। यह अच्छा विलायक है, इसका उपयोग टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक जैसी औषधियों में भी किया जाता है। हालांकि पेय पदार्थ के रूप में एथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा लेने पर नशा हो जाता है। अब एथेनॉल की कुछ अभिक्रियाएं हैं वो पढ़ लेते हैं। जैसे पहली अभिक्रिया है सोडियम के साथ अभिक्रिया। एथेनॉल सोडियम से के साथ अभिक्रिया करके सोडियम एथोक्साइड का निर्माण करता है और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होती है। चलो सोडियम की अभिक्रिया करवा देते हैं, CH2 CH3 CH2OH की अभिक्रिया करवा देते हैं और बनेगा O, यहाँ से Na प्लस, तो यहाँ से ये क्या बन गया? सोडियम एथोक्साइड। सोडियम एथोक्साइड का निर्माण होता है और यहाँ से गैस रिलीज कर दो H2। संतुलित करते रहना। चलो नहीं है तो मैं कर देता हूँ, यहाँ 2 लगाइए, यहाँ 2 लगाइए और यहाँ 2 लगाइए, आपका काम हो गया है। इसी प्रकार से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। 443 केल्विन ताप का मात्रक है, ये भी इस पर सेंटीग्रेड है, सेल्सियस है। तापमान पर एथेनॉल को सांद्र H2SO4 गंधक के अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो एथेनॉल का निर्जलीकरण हो जाता है और एथीन बनता है। जैसे ये आपका एल्कोहल है, यहाँ हम गर्म करते हैं इसको सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर यहाँ से CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन है ना, तो और यहाँ से पानी निकल जाता है। पानी निकलने का मतलब ही क्या है? यहाँ निर्जलीकरण है और ये बन जाएगी एथीन। तीन लगा हुआ है ना, एथीन। इस अभिक्रिया मुख्य रूप से जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वो निर्जलीकरण का कार्य या निर्जली कारक के रूप में कार्य करता है। H2SO4 है, यहाँ सांद्र है, ध्यान रखना सांद्र H2SO4 है वो निर्जली कारक। निर्जली कारक है। फिर आता है इस अभिक्रिया में सजीवों पर एल्कोहल का क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए सामान्य तौर पर सजीवों पर एल्कोहल का प्रभाव वो दुष्प्रभाव होता है, प्रभाव क्या, लेकिन समाज में ये बहुत महत्वपूर्ण रूप से प्रचलित है नशे के रूप में। लोग इसके से नशा करते हैं। वैसे इनकी औषधियां ही बनाई थी, हमने ऊपर पढ़ा था कि टिंचर, आयोडीन है, कफ सिरप है, टॉनिक है, ये बनाए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ का एक ही उपयोग होता है ज्यादातर नशा करने में। जैसे ही आप अल्कोहल पीते हो तो पीने के बाद में आपको अच्छा महसूस होता है, लेकिन कुछ समय के ये आपको पता नहीं रहता है कि आपके लीवर पर क्या प्रभाव पड़ रहता है।
इसके बारे में आप स्वयं अध्ययन करेंगे। थोड़ा-सा बता देता हूँ। जब अधिक मात्रा में अल्कोहल का सेवन किया जाता है, तो हमारी उपापचयी क्रियाएँ हैं वो धीमी पड़ जाती है और तंत्रिका तंत्र कमज़ोर हो जाता है। फलस्वरूप हमारी जो मानसिक दुविधा है और समन्वय की कमी है, उनिंदापन है और अंतर्भाग सोचने की क्षमता कम हो जाना और भाव शून्यता आती है। यद्यपि व्यक्ति इसमें राहत महसूस करता है, यानी मज़ा आने लग जाता है, परंतु उसे पता नहीं होता, उसके सोचने समझने की क्षमता है वो पूरी तरह से प्रभावित होती है। साथ ही आपकी मांसपेशियां हैं वो भी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। इसके विपरीत यदि हम एल्कोहल की बजाय मेथेनॉल का उपयोग कर लें, ये भी एक प्रश्न बनता है। मेथेनॉल का उपयोग यदि कोई कर लेता है तो क्या होता है? मेथेनॉल का ये थोड़ी सी मात्रा ही है, आप वो क्या कर देगी? मृत्यु ला देगी। कैसे? यकृत में मेथेनॉल क्या है? मेथेनॉल से मेथेनेल बन जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है और मेथेनेल बन जाता है। अभी ये मेथेनेल है, वो एक तरह से आपकी कोशिकाएं हैं, यकृत की कोशिकाएं हैं, उनके उनसे अभिक्रिया करने लग जाता है और जिसके कारण वह स्कंदित होकर अंडा जैसे बन जाता है। आपने अंडे देखे हैं आपके जो क्या बनाते हैं वो? अरे आमलेट, आमलेट बनाते हैं, आमलेट देखा होगा, वो स्कंदित होता है। उस प्रकार से आपका यकृत स्कंदित हो जाता है, हो जाएगा। इससे व्यक्ति की जो सबसे पहला प्रभाव पड़ेगा वो अंधापन है। व्यक्ति है वो अंधा हो सकता है। अगर ज्यादा मात्रा होगी तो उसकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। ये ज्यादातर तब काम में लिया जाता है जब एल्कोहल है वो दूरी बहुत दूर पहुंचाया जाता है, तो बीच में कोई चोरी नहीं हो, इसके लिए इसमें मेथेनॉल मिला दिया जाता है, जिसके कारण से वो पीने के अयोग्य हो जाता है। फिर आगे देखते हैं एथेनोइक अम्ल के गुणधर्म है। एथेनोइक को सामान्यतः एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। एसिटिक अम्ल के 3-4% को विलियन को सिरका कहते हैं। यह अचार में परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसका गलनांक होता है वो 290 केल्विन के होता है और ये एक दुर्बल अम्ल है। या आपके ज्यादातर जितने आपके अचार बनाए जाते हैं उनमें काम में लिए जाते हैं। एथेनोइक अम्ल की कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ इनकी अभिक्रियाएं पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। CH3COH की अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट से करवाते हैं तो बनेगी, यहाँ से देखिए यही होता है कि लास्ट वाला यहाँ से हाइड्रोजन प्लस वाला है, ये हटा दिया जाता है, हटा दिया जाता है और यहाँ से क्या बन जाएगा? आपके सोडियम जोड़ दिया जाता है CH3COONA, ये है सोडियम एसीटेट का नाम हो जाएगा। टेट और यहाँ से हाइड्रोजन है वो रिलीज होकर H2 पानी में परिवर्तित होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार से यदि बाइकार्बोनेट के साथ करवाऊं CH3COOH की अभिक्रिया NaHCO3 बाइकार्बोनेट से करवाते हैं तो यहाँ बनेगा सोडियम एसीटेट, सेम ही बनता है CH3COONA सोडियम एसीटेट और हाइड्रोजन ऑक्सीजन यानी कि जल है और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। देखो कार्बन जब भी टूटता है ना तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर लेता है। संतुलित कर दीजिए, जैसे यहाँ 2 लगा दूं और यहाँ भी मैं 2 लगा दूं, काम आपका हो जाएगा। फिर आता है एस्ट्रीकरण। ये एस्ट्रीकरण क्या है? एस्ट्रीकरण भी इसी प्रकार से है। अम्ल की अभिक्रिया एथेनोइक अम्ल CH3COOH की अभिक्रिया एथेनोइक अम्ल से करवाने पर एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया एथेनॉल CH3CO सॉरी ये ध्यान देने H2OH, ये एथेनॉल है, ये एथेनोइक अम्ल है, दोनों की अभिक्रिया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ से फिर यही आपका H है और यहाँ से OH है, दोनों निकल कर किसका निर्माण कर देंगे? पानी का
निर्माण कर देंगे तो यहाँ बन जाएगा CH3COO CH2CH3। इसका नाम है एस्टर। ये एस्टर है और यहाँ से आप पानी निकाल दो तो ये है एस्टरीकरण, यानी एस्टर का निर्माण कर लेते हैं। एस्टर का उपयोग लगभग आपके जो सुगंध है, सुगंध प्राप्त करने में होता है। अब इस अभिक्रिया को से हम साबुन भी तैयार कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एस्टर प्राप्त हुआ CH3COO CH2CH3, ये एस्टर प्राप्त हुआ। इस एस्टर की अभिक्रिया हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवा देते हैं तो यहाँ अंत में का एल्कोहल अलग हो जाएगा C2H5, ये एल्कोहल अलग हो गया और यहाँ से बन गया सोडियम एसीटेट। यहाँ भी सोडियम एसीटेट का निर्माण हो रहा है। इस प्रकार से और भी कर सकते हो। एथेनॉइक अम्ल है वो कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, इनसे अभिक्रिया करवा दी है, ये सारे हो गए हैं। एस्टर की गंध मृदु होती है, इनका उपयोग इत्र बनाने और स्वाद उत्पन्न करने के लिए उपयोग में किया जाता है। ईंधन के रूप में एल्कोहल का उपयोग ईंधन के रूप में, स्वच्छ ईंधन के रूप में कर सकते हैं। इसमें पेट्रोल 4:1 में मिलाते हैं, यानी 4 भाग है वो पेट्रोल के होंगे और 1 भाग है वो एल्कोहल का होगा। इनको मिलाने पर स्वच्छ ईंधन, और इसको पावर ईंधन भी बोलते हैं, पावर ईंधन भी बोलते हैं। अगर इस ईंधन को पर्याप्त ऑक्सीजन देने पर, अगर पर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल प्रदान करता है। अब हम बात करते हैं साबुन और अपमार्जक। साबुन आपके कपड़े धोने के काम में आता है। अपमार्जक जिसे आप क्या बोलते हो, वॉशिंग सोडा भी बोलते हो, वॉशिंग सोडा ही अपमार्जक है, सफाई काम आता है। साबुन क्या है? सामान्य तौर पर साबुन कपड़ों की सफाई के काम में आता है। साबुन में लंबी कार्बन श्रृंखला वाली कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन का आयनिक भाग जल से तथा कार्बन वाला भाग तेल से अभिक्रिया करता है, जो कि एक मिश्रित संरचना का निर्माण करते हैं। मिश्रित का बाहरी भाग जल से नहीं होता है और आंतरिक भाग तेल से नहीं होता है और इसे इमल्सन बनता है। किस प्रकार से बनता है देखिए, ये आपकी तेल की बूंद, तेल की बूंद है और इसके साथ बाहर ये सोडियम आयन है, यहाँ सोडियम आयन है। ये मिसेल का बाहरी भाग है जो जल के साथ क्रिया करेगा, यानी यह जल से क्रिया कर लेगा। और ये अंदर वाला भाग है, ये तेल की बूंद है। ये क्या है? तेल। और ये है, ये पूंछ वाला भाग देखो, ये तो इस प्रकार से 2 भाग होते हैं। पहला भाग होता है ये सोडियम आयन से होता है जो जल से नहीं होता है, और ये HC है, हाइड्रोकार्बन वाला भाग है। ये श्रृंखलाएं हाइड्रोकार्बन से बनी होती है, जो क्या होती है? तेल स्नेही होती, यानी तेल से स्नेह, ये तेल के चारों और एक मिसेली संरचना का निर्माण कर लेते हैं इस प्रकार से, और तेल की झाग के रूप में बाहर निकाल लेते हैं बूंद को। मिसेल संरचना, मिसेली संरचना साबुन के अणु ऐसे होते हैं, इसके अलग अलग अणु के 2 भाग होते हैं। इसमें एक सिरा जल विरागी होता है और दूसरा सिरा जल रागी होता है। जल विरागी सिरा हाइड्रोकार्बन से बना होता है, ये वाला हिस्सा हाइड्रोकार्बन से बना होता है। और देख लो, ये वाला हिस्सा है वो हाइड्रोकार्बन से बना होता है, जबकि ये सोडियम लवणों से बना होता है। और ये अणु अपने आप को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन वाला भाग तेल से और आयनिक वाला भाग पानी से क्रिया कर मिसेल का निर्माण करता है। यह मिसेल मेल को पानी में घोलने का कार्य करता है। मिसेल विलियन में कोलाइडल के रूप में बने होते हैं तथा आयन आयन विकर्षण के कारण अवक्षेपित नहीं हो पाते। इस प्रकार मेल झाग के साथ बाहर आ जाते हैं और कपड़ों की धुलाई संभव हो पाती है। इस प्रकार से मिसेल है वो आपके कपड़ों की सफाई करता है। प्रश्न इस प्रकार से आता है कि मिसेल का निर्माण या साबुन की सफाई किस प्रकार से, साबुन है अपने कपड़ों की धुलाई किस प्रकार से करता है, समझाइए। इस प्रकार के प्रश्न यहाँ से बनते हैं। अब आता है कठोर जल। देखो,
इस प्रकार का जल जिसमें साबुन झाग है वो मुश्किल से बना पाता है, क्योंकि कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों के कारण ऐसा होता है। इस समस्या के समाधान हेतु अपमार्जक का उपयोग किया जाता है। मेरे गांव में भी ऐसा ही है शायद, वहां साबुन काम नहीं करता। इसका मतलब वहां वॉशिंग पाउडर आप निरमा काम में ले सकते हो, सर्फ एक्सल यहाँ अपने से बात नहीं करेंगे, अपन काम की बात करते हैं। अपमार्जक लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक लवण होते हैं और लंबी कार्बन श्रृंखला वाले अमोनियम लवण होते हैं। ध्यान रखना कौन से लवण होते हैं, सल्फोनिक लवण और अमोनियम लवण होते हैं, जो क्लोराइड और ब्रोमाइड आयनों के साथ क्रिया करते हैं। इन यौगिकों का आवेशी सिरा कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम, अब कठोर जल में क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम की अशुद्धियां होती है, आयनों के साथ जुड़कर घुलनशील पदार्थ नहीं बनाते हैं। इस कारण से कठोर जल में भी पूरी तरह से प्रभावी होते हैं। इनका उपयोग है शैम्पू कपड़े धोने के उत्पादों के रूप में किया जाता है। तो ये है अपमार्जक। अपमार्जक होते हैं जहां आपका साबुन काम नहीं करता वहां ये काम करेगा, जहां न पहुंचे कभी वहां पहुंचे अपमार्जक। तो इतना ही काफी है आज के लिए, जब तक के लिए धन्यवाद। अगर किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बताएं। नोट्स लिखते रहें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लिखने के बाद में चीजें आसानी से सरल हो जाती है, हल हो जाती है। हालांकि इसमें सब कुछ समझा दिया गया है, फिर भी अगर आपको अलग अलग से समझना है तो मैं उस चैप्टर का अलग से वीडियो बना दूंगा। तब तक धन्यवाद। राम राम।